हेलो ऑल एंड वेलकम टू आईबेक्स व्यू। आज के वीडियो में हम कुछ और बेहतरीन सेट ऑफ क्वेश्चंस लाए हैं जो यूपीएससी और वेरियस प्रेस्टिजियस एग्जाम में पूछे गए हैं। आप जानते हैं कि बीपीएससी डे बाय डे यूपीएससी के पैटर्न पे इवॉल्व हो रहा है और कहीं ना कहीं जो यूपीएससी में क्वेश्चंस आए रहते हैं उसे बीपीएससी घुमा के पूछता है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए और बीपीएससी में इस बार सारे स्टूडेंट्स एज लेने के लिए मैंने ये सीरीज स्टार्ट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का यूपीएससी प्रीलिम्स 2011 में पूछा हुआ है। व्हाट वाज द पर्पस विथ विच सर विलियम वेडरबर्न एंड डब्ल्यू एस केन had set up Indian Parliamentary Committee in 1893? सर विलियम वेडरबर्न और डब्ल्यू एस केन ने 1893 में भारतीय संसदीय समिति की स्थापना किस उद्देश्य से की थी? तो जहाँ तक सर विलियम वेडरबर्न की बात करें तो ये 66th बीपीएससी में भी पूछा गया था कि सर विलियम वेडरबर्न इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कब थे। क्या वो 1907 में थे? तो आप देख सकते हैं बीपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पिक कर रही है, इसीलिए मैं ये सीरीज लेके आया हूँ। तो चलिए सर विलियम वेडरबर्न के बारे में कुछ बातें जानते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। तो सर विलियम वेडरबर्न ब्रिटिश पार्लियामेंट में एंट्री लेते हैं 1893 के आसपास में, और 1893 में ही वो इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का सेटअप करेंगे विथ हेल्प ऑफ डब्ल्यू एस केन और दादा भाई नेहरू जी। दादा भाई नेहरू जी जैसा हम जानते हैं लिबरल पार्टी की तरफ से ब्रिटिश पार्लियामेंट में जाते हैं और इनका ब्रिटिश पार्लियामेंट में टर्म जो रहता है वो 1892 से 1895 के बीच में रहता है, जिस टाइम पे सर विलियम वेडरबर्न रहते हैं। तो दोनों मिल करके आईपीसी का फॉर्मेशन करते हैं। आईपीसी का मेन एम जो था वो ये था कि हाउस ऑफ कॉमन्स में ये सारे लोग ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन में सेलेक्ट हुए थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट दो हाउसेज में डिवाइडेड है, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो अपर चेंबर कहा जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर चेंबर। इसे समझने के लिए आप इसे लोकसभा से कंपेयर कर सकते हैं और इसे राज्यसभा से। तो दादा भाई नेहरू जी, विलियम वेडरबर्न और डब्ल्यू एस केन सारे हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर थे और ये वहाँ पे आईपीसी का सेटअप करते हैं ताकि भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन कर सके। हाउस ऑफ कॉमन में भारतीय राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन कर सके, टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन हाउस ऑफ कॉमन्स। इस वजह से ये आईपीसी सेटअप करते हैं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आंसर ए। तो आइए और विलियम वेडरबर्न के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। विलियम वेडरबर्न जो है फाउंडिंग मेंबर होंगे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 28 दिसंबर 1885 को फॉर्म हुई थी। कहाँ पे? एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। ये कहाँ पे था? बॉम्बे में। विथ 72 मेंबर्स उस समय प्रेजेंट हैं। इसके सेक्रेटरी, फर्स्ट सेक्रेटरी जो होंगे वो A.O. ह्यूम होते हैं। इन्हें फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी भी कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी वो ब्रांच है साइंस की जिसमें बर्ड्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट और स्टडी किया जाता है। इसके प्रेसिडेंट उमेश चंद्र बैनर्जी होंगे। तो आईएनसी के फाउंडिंग मेंबर भी W.B. वेडरबर्न रहते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडिंग मेंबर होंगे वेडरबर्न, और वेडरबर्न 1889 और 1910 दो बार प्रेसिडेंट की पोस्ट होल्ड करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस में। और ऐसा नहीं कि ये पहले इंग्लिश होंगे, पहले इंग्लिश या पहले ब्रिटिशर जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो होंगे आपके जॉर्ज यूल, और ये 1888 में कांग्रेस के प्रेसिडेंट होंगे और ये फर्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंट होंगे। ये सारी बातें विद रिस्पेक्ट टू वेडरबर्न हमें याद रखनी है। नेक्स्ट दादा भाई नेहरू जी के रिस्पेक्ट में कुछ बातें याद रखते हैं। दादा भाई नेहरू जी ये भी एमपी थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में। इनका मैंने टर्म बताया, आपको याद रखना 1892 से 1895। इसी बीच में वो वेडरबर्न से मिलते हैं और वो लोग इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी का सेटअप करेंगे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं, रश्त गफ्तार, जो अक्सर यूपीएससी और बीपीएससी में पूछा जाता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। इन्हें इंडियन ग्लैडस्टोन,
और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 का है। वो ऑफ द फॉलोइंग वेयर इकोनॉमिक क्रिटिक्स ऑफ कोलोनियलिज्म इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन से भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे? तो वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम एक नया क्लास ऑफ राइटर्स या क्रिटिक्स डेवलप होकर आ रहा था सोसाइटी में, जिसे इकोनॉमिक क्रिटिक्स भी कहा जाता है, जो कॉलोनियल अंपायर के या कॉलोनियल शासक के इकोनॉमिक इफेक्ट को फ्लुएंटली लिखते हैं, जो कॉलोनियल शासक के इकोनॉमिक इफेक्ट के बारे में फ्लुएंटली लिखते हैं कि उनका इफेक्ट कॉलोनी पे क्या पड़ रहा है। तो उस टाइम में वर्ल्ड में फर्स्ट ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ था और इंडियन ही उसमें फर्स्ट थे। पहले दादा भाई नौरोजी होंगे, दादा भाई नौरोजी, जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक बुक की रचना करेंगे। इन्हीं के कैटेगरी में आरसी दत्त होंगे। आरसी दत्त एक इंडियन सिविल सर्वेंट थे और इनकी रचना इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया थी। नेक्स्ट इकोनॉमिक क्रिटिक आपके एमजी रानाडे थे। एमजी रानाडे की बुक थी ऐसे ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। इसी कैटेगरी में आपके गोपाल कृष्ण गोखले होंगे और इनकी दो रचनाएं थी। पहला शूद्रक और हितावदा जो 1911 में आती है। शूद्रक जो था पूना सार्वजनिक सभा का माउथपीस था, पूना सार्वजनिक सभा, जो कि एमजी रानाडे फाउंड करते हैं और एमजी रानाडे के और गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु होंगे एमजी रानाडे, और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु होंगे, पॉलिटिकल गुरु। तो ये गुरु का चेन है, मैंने पहले भी आपको बताया था, एमजी रानाडे। नेक्स्ट इसी कैटेगरी में एक इम्पॉर्टेंट आदमी आएंगे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये आज जो हम द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उसके संस्थापक या फाउंडर यही थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास के रूप में अपना रोल निभाएंगे और मद्रास महाजन सभा के संस्थापक भी यही हैं। मद्रास महाजन सभा का फॉर्मेशन ये 1884 में करेंगे और इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ भी कहा जाता है। जैसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ साउथ जी सुब्रमण्यम अय्यर को कहते हैं। और इन्हें अपने एक्सीलेंट सर्विस के लिए 1900 में ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि भी देगी, जिसे ये रिटर्न कर देते हैं इन सपोर्ट ऑफ या इन प्रोटेस्ट ऑफ, ये रिटर्न कर देते हैं इन प्रोटेस्ट ऑफ जब एनी बेसेंट इंडिया में एनी बेसेंट जब होम रूल स्टार्ट करेंगी तो इन्हें ब्रिटिशर्स नज़रबंद कर देते हैं। तो इनके नज़रबंदी तो इन्हें जब नज़रबंद किया जाता है तो जी सुब्रमण्यम अय्यर को लगता है कि इनके सिविल राइट्स का हनन हुआ है। इसके प्रोटेस्ट में वो अपना नाइटहुड का उपाधि रिटर्न कर देते हैं। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो इकोनॉमिक क्रिटिक्स दादा भाई नौरोजी थे, जी सुब्रमण्यम अय्यर थे और आरसी दत्त थे। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 2 एंड 3 तीनों होंगे। उसके अलावा आपको याद रखना है एमजी रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी इकोनॉमिक क्रिटिक्स होंगे और ये वर्ल्ड के फर्स्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2016 का है। कंसिडर द फॉलोइंग: कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म्स एसोसिएशन। केशव चंद्र सेन के बारे में पूछा। केशव चंद्र सेन इज एसोसिएटेड विथ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ विच वन ऑफ द अबव। केशव चंद्र सेन प्रतिष्ठान से जुड़े उपरोक्त में कौन सा है? ये किस प्रतिष्ठान से जुड़े हुए हैं? केशव चंद्र सेन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ इम्पॉर्टेंट। केशव चंद्र सेन मैंने पहले बताया था, इनका एजुकेशन वेस्टर्न पैटर्न पे होगा, इसीलिए ये इनका टिल्ट टुवर्ड्स क्रिश्चियनिटी होता है। ये बैंक में एज ए क्लर्क काम करेंगे
और अपनी जॉब छोड़ के ब्रह्मो समाज को ज्वाइन करेंगे। और ब्रह्मो समाज में इनका देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ मतभेद हो जाता है, रिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण ब्रह्मो समाज दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक होगा साधारण ब्रह्मो समाज और एक होगा आदि ब्रह्मो समाज। जब इनका देवेंद्र नाथ टैगोर जी के साथ रिफ्ट हो जाता है, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस हो जाती है, तब ये एक नवविधान जिसे टैबरनैकल ऑफ न्यू डेसिपेशन कहते हैं, ये फॉर्म करेंगे, ये इंस्टीट्यूट फॉर्म करेंगे। तो ये केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन होगा, ये भी केशव चंद्र सेन ही फॉर्म करेंगे और इसका मेन एम होगा टू फिक्स मिनिमम एज ऑफ मैरिज। ये इस एसोसिएशन का मेन मोटिव के साथ ये काम करती है, टू फिक्स मिनिमम एज ऑफ मैरिज। और नवविधान इनके ही द्वारा जब देवेंद्र नाथ टैगोर के साथ रिफ्ट हो जाएगा तो ये फॉर्म करेंगे। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की बात करें तो ये राजा राम मोहन रॉय, द्वारका नाथ टैगोर और विलियम एडम के द्वारा फॉर्म किया जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 एंड 3 बी, ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये सारी बातें आपको विथ रिस्पेक्ट टू केशव चंद्र सेन याद रखनी है। द स्टेपल कमोडिटीज ऑफ एक्सपोर्ट बाई इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रॉम बंगाल इन मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी वेयर। 18th सेंचुरी आपका हो जाएगा 18th सेंचुरी अगर हम कहते हैं तो ये 1 जनवरी 1800, 18th सेंचुरी अगर हम कहते हैं तो ये पीरियड होगा 1 जनवरी 1700 से लेकर के 31 दिसंबर 1799 का। तो इन द मिडिल ऑफ 18th सेंचुरी मतलब 1750 के आसपास, 1750 के आसपास कौन कौन से वो निर्यात किए जाने वाले मुख्य वस्तुएं थी जो इंग्लिश ईस्ट इंडियन कंपनी निर्यात करती थी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, कॉटन, सिल्क, सॉल्टपीटर और ओपियम। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कपास, रेशम, शोरा और अफीम। शोरा मेनली बिहार और बंगाल के रीजन में फाउंड किया जाता था, इसलिए बिहार में ईस्ट इंडिया कंपनी शोरा की भी फैक्ट्री लगाई थी। इसे हम बिहार के हिस्ट्री में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स से 2018 का है। इकोनॉमिकली वन ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज इन द 19th सेंचुरी वॉज। आर्थिक दृष्टि से 19वीं शताब्दी में भारत में ब्रिटिश शासन के परिणामों में से एक था। पहला, भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात में वृद्धि। भारतीय स्वामित्व वाले कारखानों की संख्या में वृद्धि। तीसरा, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। और चौथा, शहरी आबादी में तेजी से वृद्धि। तो आइए इस क्वेश्चन के पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ब्रिटिशर्स जो होंगे वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे। वो इंडिया से रॉ मटेरियल ले जाते थे ब्रिटेन, और वहाँ से रेडीमेड गुड्स लेके इंडियन मार्केट को फ्लड कर देते थे। इसीलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंडियन हैंडीक्राफ्ट भी उस समय जो आर्टिशंस थे वो त्रस्त थे ब्रिटिशर से, इसलिए आर्टिशन भी एक ग्रुप होंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। नेक्स्ट ग्रोथ इन नंबर ऑफ इंडियन ओन्ड फैक्ट्रीज, ये गलत है बिकॉज इंडियन फैक्ट्रीज कुछ दिखना स्टार्ट होंगी इन द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी में नहीं। और डी ऑप्शन रैपिड इंक्रीज इन अर्बन पॉपुलेशन, ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि अर्बनाइजेशन का रेट बहुत कम था उस समय। तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सी, कमर्शलाइजेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि का व्यवसायीकरण। ये हम बाय द टाइम लाइन भी मैंने आपको समझाया हुआ है इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ ब्रिटिशर्स, जिसे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 1765 के बाद जब ब्रिटिशर्स के पास दीवानी राइट आती है आफ्टर ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद शाह आलम II, तो इन्हें रेवेन्यू कलेक्शन का पावर मिल जाता है बिहार, बंगाल और उड़ीसा रीजन में। बट उस समय प्रॉब्लम ये होगा कि इनके पास रेवेन्यू जनरेट करने का कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था। इसीलिए 1772 में वॉरेन हेस्टिंग एक हिस्टोरिकल डिसीजन लेके आते हैं जहाँ वो इजारेदारी या फार्मिंग सिस्टम लेके आते हैं। और ये हिस्ट्री में वो पॉइंट होगा जब इंडियंस को एग्रीकल्चरल रेवेन्यू या उसके कलेक्शन से डायरेक्टली डिसंगेज कर दिया जाएगा। और यहाँ पे ब्रिटिशर्स आएंगे। ब्रिटिशर्स इजारेदारी सिस्टम के तहत या फार्मिंग सिस्टम के तहत
एक लैंड का बिडिंग होता था जिसे यूरोपियन बिडर्स बिड करते थे। जो बिड मैक्सिमम होता था वो लैंड उस यूरोपियन बिडर के नाम से दे दिया जाता था, और यूरोपियन बिडर का वो काम था कि वो उस लैंड से उतना आउटपुट करके ये पैसा ब्रिटिशर्स को दे। लेकिन उस समय यूरोपियन बिडर्स इंडियन कंडीशन और इंडियन फार्मिंग कंडीशन को ठीक से समझ नहीं पाए और बिडिंग वैल्यू बहुत ज़्यादा दे दिए, और टैक्स का अमाउंट हाई होने के कारण यूरोपियंस टैक्स नहीं दे पाते थे और इन पे केसेस होने लगे थे। और इंडियन जो थे वो पैसा लेके लोन लेकर के फार्मिंग करते थे, इसलिए इनका ओनरशिप चला जा रहा था। उसके बाद हम देखेंगे कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट आता है, फिर से 1820 में रैयतवारी सिस्टम आता है, और 1835 में महलवारी सिस्टम आता है। ये तीनों सिस्टम मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से समझाया हुआ, फिर भी मैं यहाँ पे ब्रीफ कर देता हूँ कि क्या है। पहला परमानेंट सिस्टम। परमानेंट सिस्टम में ज़मींदार को एज अ ओनर ऑफ लैंड डिक्लेयर कर दिया जाता था फॉर 10 ईयर्स, और इस डेसिनियल सेटलमेंट को परमानेंट माना जाता था टिल ही पेड टैक्सेस, टिल टैक्सेस पेड। इसमें ज़मींदार को, ओनर को पट्टा देना रहता था। पट्टा एक वो डॉक्यूमेंट था जिसमें लैंड का एरिया एंड टैक्स टू बी पेड, ये दो चीज़ का डिस्क्रिप्शन रहता था। और क्योंकि उस समय कोई ऑफिशियल सेटअप नहीं था, कोई ऑफिशियल अथॉरिटी नहीं थी, इसलिए बहुत ज़मींदार पट्टा नहीं देते थे किसानों को। सारी सिस्टम के अंदर जो टैक्स हुआ करता था 11 पार्ट्स अगर प्रोड्यूस है तो टैक्स जो ज़मींदारी सिस्टम के तहत था वो अगर 11 पार्ट्स प्रोड्यूस होता था तो उसमें से 10 पार्ट्स ब्रिटिशर्स रख लेते थे और एक पार्ट ज़मींदार को देते थे, और ज़मींदार फर्दर इसमें पीजेंट्स को या रैयत को देते थे। यह लैंड का जो भी हेरिडिटरी राइट्स था वो ज़मींदार के पास रहता था। हेरिडिटरी राइट्स वो इसे सेल कर सकते थे, लीज कर सकते थे और ट्रांसफ़र कर सकते थे। ये मेनली बिहार, बंगाल, उड़ीसा, वाराणसी, बनारस, ये सारे एरियाज़ में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। नेक्स्ट, रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम थॉमस मुनरो द्वारा लाया जाता है, जो कि गवर्नर ऑफ मद्रास होंगे। इसमें ज़मींदारी सिस्टम में जो ज़मींदार थे, जो रैयत और ब्रिटिशर्स के बीच में एज अ मिडिल मैन काम करते थे, इन्हें हटा दिया जाता है। नो मिडिल मैन। और ब्रिटिशर्स डायरेक्ट रैयत से टैक्स कलेक्ट करती थी। इस सिस्टम में रैयत के पास हेरिडिटरी राइट्स दिए गए थे और रैयत उसे लीज, सेल या ट्रांसफ़र कर सकते थे। इसमें जो टैक्स था वो 50% था फॉर ड्राई लैंड और 60% था फॉर वेट लैंड। इसमें इस सिस्टम में पट्टा डायरेक्टली ब्रिटिशर्स दिया करते थे रैयत को। जैसा हमने ज़मींदारी सिस्टम में देखा था, ज़मींदार देते थे रैयत को, लेकिन इस सिस्टम में पट्टा डायरेक्टली ब्रिटिशर्स देंगे। और ये मोस्टली साउथ के रीजन में, जैसे मद्रास, कोयम्बतूर, मदुरई जैसे रीजन में पहले अपनाया जाएगा। उसके बाद इसका सक्सेस देखते हुए इसे ईस्ट आसाम और कूर्ग के रीजन में अपनाया जाएगा। नेक्स्ट, महलवारी सिस्टम ब्लेंड होता है परमानेंट सेटलमेंट और रैयतवारी सिस्टम का। इसमें दोनों के कंपोनेंट्स होते हैं। इसमें ब्रिटिशर्स एक महल का फॉर्मेशन करती है जो कि सेवरल विलेजेस से बनता है, और इसका असेसमेंट किया जाता है और फिर टैक्स का लायबिलिटी सेट किया जाता है। जो टैक्स का लायबिलिटी होता है, इसमें विलेज के हेडमैन, जिन्हें लंबरदार कहा जाएगा, इनको टैक्स का लायबिलिटी बता दिया जाता है और ये फर्दर फिर विलेजर्स को शेयर करते थे कि आपका टैक्स इतना है, आपको इतना पे करना है। और ये विलेज हेडमैन को देते थे और विलेज हेडमैन ब्रिटिशर्स को टैक्स देते थे। तो यहाँ पे एवरेज रेंट का कॉन्सेप्ट आता है और देखा जाता है कि विलेजर्स भी लास्ट में टाइप ऑफ ज़मींदार बन गए थे, क्योंकि वही रेंट का डिसीजन करते थे कि आपको कितना टैक्स पे करना है। तो ये था महलवारी सिस्टम। इसे पंजाब,
सेंट्रल प्रोविंस, गैंगेटिक वैली, जैसे फर्टाइल एरिया में यूज़ किया जाता है, इसीलिए टैक्स यहाँ पे 50 से 70% होगा। यहाँ पे भी रैयत्स के पास ही हेरिडिटरी राइट्स रहता है, राइट टू लीज, रेंट एंड सेल द प्रॉपर्टी। तो ये सारा लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। मैंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम के सेपरेट वीडियो में ये सबको डील किया है, आप उसे ज़रूर देखिए, और उस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने कराए हुए हैं बहुत सारे डिटेल में, आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 में एक क्वेश्चन आता है, विच अमंग द फॉलोइंग हैपेंड अर्लीस्ट, सबसे पहले कौन सा हुआ था? स्वामी दयानंद सरस्वती स्टैब्लिश आर्य समाज, दीनबंधु मित्र रोट नील दर्पण, ये बीपीएससी में आज क्वेश्चन है, बीपीएससी 65 में। नेक्स्ट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोड आनंद मठ। नेक्स्ट सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम फर्स्ट इंडियन टू सिक्योर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, ये भी बीपीएससी क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो चलिए जानते हैं। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की है। दयानंद सरस्वती को मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये स्लोगन देंगे बैक टू वेदास, और फर्स्ट टाइम ये स्वराज का कॉन्सेप्ट देंगे और कहेंगे इंडिया फॉर इंडियंस। सत्यार्थ प्रकाश है, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। इनकी और एक बुक है द वैल्यू ऑफ वैल्यूज, ये शुद्धि मूवमेंट से भी एसोसिएटेड है। तो ये सारी बातें विद रिस्पेक्ट ऑफ दयानंद सरस्वती हमें याद रखनी है। तो ये हो जाएगा 1875। नेक्स्ट दीनबंधु मित्र नील दर्पण, मैंने ये आज के वीडियो और कल के वीडियो पहले के वीडियो में बताया है कि दीनबंधु मित्र नील दर्पण लिखेंगे इंडिगो रिवोल्ट के समय, नील का विद्रोह के समय लिखेंगे, जो कि बंगाल में होता है 1858 से 1859 के बीच में। उस समय ये नील दर्पण लिखेंगे वहाँ के नील के खेती करने वाले किसानों की व्यथा को दर्शाने के लिए। तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 1858 से 1859। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मैंने बताया था कि ये यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जो कि 1858 में इस्टेब्लिश होगा। इसके फर्स्ट ग्रेजुएट के रूप में बंकिम चंद्र चटर्जी और गोट्टनाथ बोस ग्रेजुएट होंगे। और इनकी फेमस रचनाएं जो यूपीएससी और बीपीएससी में पूछी जाती है वो 1862 में दुर्गेश नंदिनी, फिर 1882 में आनंद मठ सन्यासी रिवोल्ट से इंस्पायर्ड था। का पहला 2 वर्ष यूज़ किया जाता है एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया। 1883 में देवी चौधरानी नाम की रचना ये करेंगे। ये यूपीएससी में आस्ट है, ये यूपीएससी बीपीएससी दोनों में आस्ट है, ये भी यूपीएससी में आस्ट क्वेश्चन है। ये सारा यूपीएससी में कहीं ना कहीं आस्ट क्वेश्चन है और कहीं ना कभी हमें इसे बीपीएससी में देखने को मिल जाएगा। इसलिए ये सारी बातें आप ध्यान रखें। यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे सेट किया गया था। वुड डिस्पैच के रिकमेंडेशन पे 3 यूनिवर्सिटी का सेटअप किया गया था, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। वुड डिस्पैच का डिटेल मैंने एजुकेशनल रिफॉर्म्स में पढ़ाया हुआ है, और मैंने पिछले वीडियो में भी, जो इस वीडियो का पार्ट 1 होगा, उसमें मैंने वुड डिस्पैच के मेजर रिकमेंडेशन को पढ़ाया हुआ है। आप पिछले वाला वीडियो जाके जरूर देखें। तो आनंद मठ ये लिखेंगे 1882 में। नेक्स्ट सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो सत्येंद्र नाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को पास करेंगे इन 1863। तो ये चारों इवेंट में से सबसे पहले दीनबंधु मित्र ने नील दर्पण लिखा था 1858 के अंदर। और इसे क्रम में लगाए तो पहले बी हो जाएगा दीनबंधु का नील दर्पण, नेक्स्ट हो जाएगा डी सत्येंद्र नाथ टैगोर का आईसीएस क्लियर करना, नेक्स्ट हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती का आर्य समाज फाउंडेशन करना, और लास्ट हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ लिखना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। आइए अब आईसीएस के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। इंपीरियल सिविल सर्विसेज, इंपीरियल सिविल सर्विसेज के पहले ये कोऑर्डिनेटेड सिविल सर्विसेज जाना जाता था 1757। मैकॉले जो कि 1835 के अंदर मैकॉले मिनट देंगे,
और चार्टर एक्ट 1853 के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग मैकॉलेज को फिर से एक इम्पॉर्टेंट सजेशन देने को मिलेगा अबाउट इंडियन सिविल सर्विसेज या इम्पीरियल सिविल सर्विसेज, और ये कहेंगे कि मेरिट बेस्ड सिस्टम लाना चाहिए इंडिया में एज़ कम्पेयर टू जो उस समय चल रहा था कंपनी का पैट्रोनेज सिस्टम। और तब फिर हम देखेंगे कि ओपन एग्ज़ाम होने लगा, और उस समय मिनिमम एज होता था 18 ईयर्स, जिसे एस्टिसन कमिटी बढ़ा करके 23 ईयर्स करती है। और इस एज बार को भी एक्सीड करके जीतने वाले या सक्सेसफुल होने वाले पहले होते हैं सत्येंद्रनाथ टैगोर। और इसके बाद हम देखेंगे कि 1922 में फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की स्थापना होगी, जो कि उस समय दिल्ली और इलाहाबाद में ही एग्ज़ाम करवाएगी। और बाद में इस फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को रीनेम कर दिया जाता है आफ्टर इंडिपेंडेंस एज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इन जनवरी 1950। जनवरी 1950 में इंडिपेंडेंस के बाद फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूपीएससी का नाम दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2018 का है। विथ रेफरेंस टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ड्यूरिंग कॉलोनियल इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंस्टीट्यूशंस एंड फाउंडर। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में संस्थान बनाम संस्थापक, ये संस्थान है और ये उनके संस्थापक हैं। हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन को चुनना है। तो पहला संस्कृत कॉलेज एट बनारस बाय विलियम जोन्स, कलकत्ता मदरसा वॉरेन हेस्टिंग, फोर्ट विलियम बाय आर्थर वेलेस्ली, फोर्ट विलियम कॉलेज बाय आर्थर वेलेस्ली। तो आइए जानते हैं एक एक करके। जो संस्कृत कॉलेज एट बनारस है, ये एक ब्रिटिश रेसिडेंट जिनका नाम है जोनाथन डंकन, इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा बनारस में टू स्टडी। ये इस कॉलेज की स्थापना हिंदू लॉ और फिलॉसफी, जो समय मेनली संस्कृत लैंग्वेज में जो मेनली संस्कृत लैंग्वेज में होता था, उसे स्टडी करने के लिए ये कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और इसी से मिलता जुलता मैंने और एक इंस्टीट्यूट आपको कराया था जो यूपीएससी में आर्ट्स था, उसका नाम था हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज राजा राम मोहन रॉय के द्वारा कलकत्ता में सेटअप किया जाएगा 1817 में। और इसी में 9 साल बाद 1826 में हेनरी डिजोरियो आएंगे, जो यंग बंगाल मूवमेंट का फॉर्मेशन करेंगे, यंग बंगाल मूवमेंट। और ये एज अ इंग्लिश टीचर आएंगे, इंग्लिश टीचर। और इस हिंदू कॉलेज को ही आगे चल के प्रेसिडेंसी कॉलेज नाम दे दिया जाएगा, प्रेसिडेंसी कॉलेज ऑफ कलकत्ता। विलियम जोन्स जो थे वो आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जो कि वॉरेन हेस्टिंग द्वारा फाउंड किया जाएगा, जो कि वॉरेन हेस्टिंग के गवर्नरशिप के टाइम फॉर्म किया जाएगा, उसके ये संस्थापक थे विलियम जोन्स। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। संस्कृत कॉलेज जोनाथन डंकन फॉर्म करेंगे बनारस के अंदर। नेक्स्ट फोर्ट विलियम कॉलेज बाय आर्थर वेलेस्ली। तो फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेस्ली के नहीं, उनके बड़े भाई लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा फॉर्म किया जाएगा टू ट्रेन सिविल सर्विसेज। जो सिविल सर्वेंट्स होंगे फ्रॉम ऑल 3 प्रेसिडेंसीज, उनकी ट्रेनिंग के लिए ये फोर्ट विलियम कॉलेज स्टैब्लिश करेंगे लॉर्ड वेलेस्ली। लेकिन इस ट्रेनिंग को और इस कॉलेज को वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के रिकमेंडेशन पे बंद कर देंगे, क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का ऐसा मानना था कि 3 साल के ट्रेनिंग में उनकी लॉयल्टी टुवर्ड्स कलकत्ता मोर हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। इसीलिए वो इस ट्रेनिंग को और इस कॉलेज को बंद करा देते हैं। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आप जानते हैं पिट्स एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश होगा, और इसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद एबॉलिश कर दिया जाएगा। आर्थर वेलेस्ली वही होंगे जो टीपू सुल्तान के साथ 4th मैसूर वॉर फाइट करेंगे, और इन्हें अपने कैपिटल श्रीरंगपट्टनम तक ही रेस्ट्रिक्ट करके रखेंगे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा फोर्ट विलियम कॉलेज बाय आर्थर वेलेस्ली। तो 1 नहीं है, 3 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं, तो बचा ऑप्शन 2 कलकत्ता मदरसा बाय वॉरेन हेस्टिंग।
वॉरेन हेस्टिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग, मैंने वॉरेन हेस्टिंग और इन जैसे गवर्नर और गवर्नर जनरल्स और वॉइसरॉय जो 1905 के पहले में इंडिया में आए थे और इन्होंने जो मेजर रिफॉर्म्स किए जिस पे बेस्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको मैंने 3 वीडियो के सीरीज़ में कवर किया था। आप उस वीडियो सीरीज़ को देखिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आइए बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग के बारे में। ये 1773 से 1785 के बीच में रहेंगे एज अ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, जो कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेंगे। तो इनके द्वारा किए गए मेजर रिफॉर्म्स को हम लोग देख लेते हैं। पहले रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो डुअल गवर्नेंस का सिस्टम होगा उसे ये एबॉलिश करेंगे। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम में सुप्रीम कोर्ट का स्थापना करेंगे और फोर्ट विलियम को इनके बाद में आने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली यूज़ करते हैं एज अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर सिविल सर्वेंट्स। और ये सिविल सर्वेंट का ट्रेनिंग 3 ईयर्स का होता था, जिसे बंद करा दिया गया ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो मैंने अभी बताया भी था। ये पिट्स इंडिया एक्ट लेके आते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसके थ्रू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना की जाएगी। रिंग फेंस पॉलिसी के लिए ये जाने जाते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी भी यूपीएससी में आज क्वेश्चन है। रिंग फेंस पॉलिसी ये कहता था कि जो स्टेट आप रूल कर रहे हैं उसके चारों तरफ एक बफर स्टेट का फॉर्मेशन कर दीजिए, जिससे आप सेफ गार्ड रहेंगे। नेक्स्ट, चार्ल्स विल्किंस, जो कि भगवत गीता को ट्रांसलेट करेंगे हिंदी में, जो कि भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन वॉरेन हेस्टिंग लिखते हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट वही लिखते हैं। नेक्स्ट, जो सबसे महत्वपूर्ण आज के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में हम देखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, इसका ऑफिस यही सेटअप करेंगे। और जिसे बाद में कॉर्नवालिस कोड के तहत, जो मैंने आपको पढ़ाया बहुत डिटेल में, इसे मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में कवर किया बहुत डिटेल में, आप जरूर देखिएगा, क्योंकि बीपीएससी अब इस टाइप के क्वेश्चंस पूछने लगी है। जैसे 69 में आया था मेयो रेजोल्यूशन ऑफ 1870, और इसमें 4 पॉइंट दिए थे ABCD, और आपको बताना था कि कौन कौन सा मेयो रेजोल्यूशन का पार्ट था। उसी पैटर्न पे मैंने कॉर्नवालिस कोड भी पढ़ाया हुआ है बहुत डिटेल में, जहाँ कॉर्नवालिस देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, जो कि रेवेन्यू के हेड होते हैं, उनके पास एक्सट्रीम पावर होगा, मैजिस्ट्रियल और जुडिशियल। ये मैजिस्ट्रियल और जुडिशियल पावर को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ से कट करके एक नया पोस्ट क्रिएट करेंगे डिस्ट्रिक्ट जज का, और इन्हें मैजिस्ट्रियल और जुडिशियल पावर देंगे। और ये सिस्टम आज भी कहीं ना कहीं देखा जाता है। तो याद रखिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट वॉरेन हेस्टिंग क्रिएट करेंगे, और याद रखिएगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पोस्ट वॉरेन हेस्टिंग करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस क्रिएट करेंगे। और वॉरेन हेस्टिंग अपने सरदार, दीवानी और निज़ामत अदालत का सेटअप भी करेंगे कलकत्ता के अंदर। और 1781 में ये गवर्नर जनरल काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता के बीच में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जुरिस्डिक्शन के पावर का सेपरेशन करेंगे। तो ये सारी बातें विद टर्म्स ऑफ वॉरेन हेस्टिंग हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का है। इंडिगो कल्टीवेशन इन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज। निम्नलिखित के कारण 20वीं सदी की शुरुआत में भारत में नील की खेती में गिरावट आई। जब हम 20वीं शताब्दी की बात करेंगे या 20वीं सेंचुरी की बात करेंगे, तो ये पीरियड रेफर करेगा 1 जनवरी 1900 से लेकर के 31 दिसंबर 1999। बागवानों के दमनकारी आचरण के प्रति किसानों का प्रतिरोध, नए आविष्कारों के कारण विश्व बाजार में इसकी लाभहीनता, राष्ट्रीय नेताओं का नील की खेती का विद्रोह, बागवानों पर सरकारी नियंत्रण। तो आइए के करके ऑप्शन को देखते हैं। तो पहला ऑप्शन, नेशनल लीडर्स अपोजिशन टू कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो। तो फर्स्ट नेशनल लीडर जो इंडिगो के कल्टीवेटर्स और इंडिगो के कल्टीवेटर्स पे जो अत्याचार होता है उसके खिलाफ जो प्रदर्शन करेंगे वो 1917 में महात्मा गांधी के चंपारण रिवोल्ट के द्वारा देखा जाएगा। और बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी पूछा है, यानी 1900 के आसपास में, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इंडिगो फार्मिंग की अगर हिस्ट्री को देखें
तो पहले जो यूरोपियन प्लांटर्स थे वो बंगाल में नील की खेती करवाएंगे, इंडिगो की खेती करवाएंगे, लेकिन 1858-59 के आसपास में इनके अत्याचार से, इंडिगो प्लांटर्स के अत्याचार से जो फार्मर्स थे वो रिवोल्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और ये रिवोल्ट धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतना वायलेंट हो जाता है कि ये फैक्ट्रीज़ को और प्लांटर्स को और जो सिस्टम सेटअप किया था उसको अटैक करेंगे। और इसको देखते हुए जो इंडिगो फार्मिंग है वो बंगाल से बिहार में शिफ्ट हो जाएगी, और फिर बिहार में भी इसी टाइप का इनका अतिक्रमण, और बिहार में फिर से इनका इसी टाइप का हार्श और अनरूली बिहेवियर स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण महात्मा गांधी को भी बिहार में 1917 में चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट करना पड़ता है इन फेवर ऑफ इंडिगो प्लांटर्स। 1858-59 में इंडिगो के रिवोल्ट के टाइम पे ही दीनबंधु मित्र के द्वारा नील दर्पण नामक लेखन का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें ये नील के किसानों पे हो रहे अत्याचार को दर्शाएंगे। और ये क्वेश्चन बीपीएससी और यूपीएससी में पूछा हुआ है कई बार घुमा फिरा के। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पीजेंट रेजिस्टेंस टू ऑपरेसिव कंडक्ट ऑफ प्लांटर्स। ऑप्शन बी इसलिए गलत होगा क्योंकि इंडिगो के आर्टिफिशियल डाई आने के बाद भी हम लेटर पार्ट ऑफ 20th सेंचुरी में ये देखेंगे, यानी 1960s के बाद ये देखेंगे कि इंडिगो के फार्मिंग को किसी भी तरह प्रॉफिटेबल बना दिया जाता है और प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया जाता है, प्रोडक्शन एरिया अंडर प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। इसीलिए ये कहना गलत हो जाएगा कि इट्स अनप्रॉफिटेबल इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशन। वो तब भी प्रॉफिटेबल था, इसीलिए प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। ये जो पॉइंट है गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर प्लांटर्स, ये गलत है क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी इन पे कंट्रोल नहीं किया। वो हमेशा बीडर्स और यूरोपियन प्लांटर्स को इंगेज करते थे और इनके थ्रू ये रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट करते थे। और इसका एविडेंट एग्जांपल है कमर्शियलाइजेशन ऑफ फार्मिंग, जो कि मैंने इसके पहले क्वेश्चन में बहुत ब्रीफ में एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसे मैंने डिटेल में अपने एक सेपरेट वीडियो में भी कवर किया है, जहां मैंने लैंड रेवेन्यू के जो सिस्टम ब्रिटिशर्स के थे, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी और मालवारी, इसे मैंने सेपरेटली समझाया है बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, और इस पे बेस मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कराया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है ये सब वीडियो आप लोग देखिए ताकि आप बेनिफिट ले पाएँ। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे यूपीएससी 2020 में पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द पर्पसेस इन इंडिया इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन इंडिया ड्यूरिंग फर्स्ट हाफ ऑफ 90th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 90th सेंचुरी 1800 से लेके 1850 तक होगा। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव के उद्देश्य का सही व्याख्या करता है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेस्टर्न वर्ल्ड में 1760 से लेकर 1840 तक होता है, जहां इकोनॉमी एग्रेरियन टाइप से मशीन और मैन्युफैक्चरिंग टाइप की इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रही थी। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि जब वेस्टर्न में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा था तो उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट होता है इन फर्स्ट हाफ ऑफ 90th सेंचुरी, मतलब 1800 से लेकर 1850 में क्या चेंजेस देखा जाता है। देखते हैं, मशीन्स वेर इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन लार्ज नंबर। ये पॉइंट गलत है क्योंकि इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो मशीन्स का चलन देखा जाता है वो बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में देखा जाता है। 20th सेंचुरी के बिगनिंग में, यानी 1900 से लेकर 1950 के बीच में आपको मशीन दिखेगा इंडियन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, रेलवे लाइंस वेर लेड इन मेनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये भी गलत होगा क्योंकि रेलवे लाइंस 1854 में बिछाई गई थी बाय डलहौजी, और क्वेश्चन में फर्स्ट हाफ पूछ रहा है तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, हैवी ड्यूटीज वेर इम्पोज ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स। ये गलत है। मैंने आपको पहले बताया ब्रिटिश ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट के कॉन्सेप्ट पे काम कर रही थी, जिससे वो ब्रिटिश या ब्रिटेन में बने गुड्स को इंडियन मार्केट में डंप करती थी और उस पर कोई ड्यूटी या टैक्स नहीं लगता था। तो ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वेर रूइंड। ये सही हो जाएगा। भारतीय हस्तशिल्प बर्बाद हो गए, और हस्तशिल्पकारों की बर्बादी भी 1857 का रिवॉल्ट में देखा जाएगा, उसका भी एक कारण बनेगा ये।
तो ये थे कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस जो कि बीपीएससी में पूछे जाने के चांस है या इसका कोई पार्ट मॉडिफाई करके पूछे जाने के चांस है। मैं इसी तरह का वीडियो आगे भी लेकर के आऊँगा। अगला वीडियो हम लोग 1905 के ऊपर करेंगे और इससे हम लोग धीरे धीरे 1947 की ओर बढ़ेंगे और मॉडर्न इंडिया के बेहतरीन क्वेश्चंस को करेंगे ताकि हम बीपीएससी के इवॉल्विंग पैटर्न को समझ जाएं, इसी में दूसरों से एज ले सके। तो बने रहिए इस टाइप के नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ। थैंक यू।